चलिए आज हम पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी के बारे में। रासायनिक बलगतिकी जो है भौतिकी की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की गणना करते हैं। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है उसकी स्पीड कितनी है, वो किस गति से संपन्न हो रही है। तो जो उसकी जो गति होती है, जिस गति से वो संपन्न होता है, उसी को हम लोग उसका दर कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत से प्रकार के होते हैं। कुछ अभिक्रियाएं होती है जो बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होते हैं जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो मध्यम वेग से चलती है। तो इसके आधार पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को 3 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। एक हो गया तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया अभी बताया जैसे मैंने आप लोगों को कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होता है, जिसको संपन्न होने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता है। जैसे सोडियम का जलना, फास्फोरस का जलना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सब अभिक्रियाएं जो होती है वो बहुत ही तीव्र वेग से चलती है। दूसरा होता है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होता है, अर्थात जिसको संपन्न होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जैसे कि लोहे में जंग लगना। इसी प्रकार से जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनमें होने वाली अभिक्रियाएं भी सब मंद गति से चलती है। और तीसरा और आखिरी वाला भाग होता है सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं जो न तो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है और न ही बहुत मंद गति से संपन्न होती है। तो सामान्यतः हम जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब के सब जो है वो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और इस लेसन के अंदर में हमको इन्हीं सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम 3 वर्गों में बांटें। एक हो गया तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा हो गया इसमें मंद रासायनिक अभिक्रिया, और आखिरी बताया मैंने आप लोगों को सामान्य रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, तो ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग लेसन में जो आते हैं, जिसकी मैं शुरू में चर्चा किया कि इसके अंदर हमको क्या पढ़ाई करनी है। इसके अंदर में हमको रासायनिक अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है, स्पीड की अध्ययन करना है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, देखिए। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, मैं 2 पदार्थों को मिलाया, ए और बी जैसे मान के चलिए, और ए और बी 2 पदार्थों को मैं मिलाकर के एक नया पदार्थ बना दे रहा हूँ ए बी। तो इस क्रिया में क्या होता है, हमेशा जब हम अभिकारकों को मिलाते हैं तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे अभिकारकों की सांद्रता जो होती है उसमें कमी आने लगती है। अभिकारक की मात्रा कम होते जाएगी समय के साथ साथ, और जो उत्पाद बनते रहता है उसकी जो सांद्रता होती है, उसकी जो मात्रा होती है, वो लगातार समय के साथ बढ़ते जाती है। आरंभ में बिल्कुल उत्पाद नहीं रहता है, शून्य होता है। अब आरंभ जिस समय अभिक्रिया होती है उस समय केवल हमारे पास में अभिकारक रहते हैं, उत्पाद बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाती है वैसे वैसे अभिकारक जो होते हैं उनकी सांद्रता में कमी आती है, और जिस दर से अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है उतनी ही दर से उत्पाद जो होते हैं उनकी सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए समयांतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसकी दर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। जिस दर से अभिकारक या उत्पाद जो होती है उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है या कमी होती है, वही दर जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन
बटा हो गया समयांतराल। अब अगर इसे अलग अलग किया जाए, अभिकारकों के पदों में अलग लिखूं इसको या उत्पादों की पद में अलग लिखूं, तो अभी बताया मैंने आप लोगों को अभिकारकों की सांद्रता कमी होती है, तो जिस दर से अभिकारकों की सांद्रता में कमी आएगी तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटा हो जाएगा समयांतराल, या फिर इसको कह सकते हैं कि उत्पाद जो रहेंगे उस उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि बटा हो जाएगा ये समयांतराल हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने अभिकारकों की और उत्पादों की सांद्रता के आधार पर मैं अलग अलग इसको लिखा। तो ये मान लेते हैं हमारे पास में जो रासायनिक अभिक्रिया है वो A+B=AB प्रकार की हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं इस अभिक्रिया की अगर मैं दर निकालूं तो इस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होगी, जिसको हम लोग R से दर्शाते हैं, रेट है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर R बराबर निकालूं तो ये हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल। तो सांद्रता को बड़ी ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, तो A की सांद्रता हो गया ब्रैकेट में A और परिवर्तन हो गया यानी डेल, और चूंकि सांद्रता में जो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है तो कमी को दर्शाने के हमने लिख दिया माइनस, या फिर B के पद में लिखेंगे तो सेम माइनस डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा। लेकिन इसी R का मान अगर मैं AB के पद में लिखूं तो AB की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा डेल AB बाई हो गया ये डेल टी। तो इस प्रकार से अभिकारक के पद में हो जाएगा प्लस, अभिकारक के पद में हो जाएगा माइनस और उत्पाद की पद में हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा। तो यदि हम लोग अगर ले लेते हैं कि डेल टी समय में अभिकारक है या फिर उत्पाद है, उसकी सांद्रता जो है उस सांद्रता में परिवर्तन को मैं ले लेता हूँ डेल एक्स ले लेता हूँ, तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर R बराबर मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस में डेल एक्स बाई डेल टी लिख सकता हूँ। यहाँ पर प्लस जब लेंगे तो वो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को दिखाएगी और जो माइनस में लेंगे तो वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाएगी। अब यहाँ पे यदि डेल टी समय जो है उस डेल टी समय को मैं बहुत ही कम समय ले लेता हूँ, बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होगा R जो होगा उसकी गणना हम लोग जो करते हैं वो अवकलन के थ्रू करते हैं। तो इस हिसाब से हो गया लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई हो गया डेल टी, या R इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस में डी एक्स बाई डी टी। तो इस प्रकार से हमने लिखा रासायनिक अभिक्रिया की दर जो हो गया R इक्वल टू हो गया प्लस माइनस में डी एक्स बाई डी टी हो गया। अब यहाँ पर एक और बातें हैं जिसको हमको जानना जरूरी है कि हर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित तो रहती नहीं है, जैसे कि अभी दिख रहा है आप लोगों को। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती है जो संतुलित नहीं होती है, जिनको हमको संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको हम लोग संतुलित करते हैं उनका दर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है जो N1A प्लस N2B इक्वल टू MAB के रूप में हो रहा है। यहाँ पर जो N1 और N2 है वो अभिकारक A और B के मोलों की संख्या है, उसका आयतन को प्रदर्शित कर रही है, और यहाँ पे M जो दिख रहा है वो AB के मोलों की संख्या अर्थात AB के जो आयतन है इसको प्रदर्शित कर रही है। तो ऐसे स्थिति में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित ना हो, जिसको हम अपने तरफ से संतुलित करते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं में दर निकालने के लिए ये जो मोलों की संख्या जो आपको दिख रहा है, आयतन की जो मात्रा दिख रही है, उसको बटे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की दर R का मान निकालूं तो माइनस 1/N1 इंटू डेल ए बाई डेल टी, या फिर माइनस 1/N2 डेल बी बाई डेल टी, या फिर यहाँ पे 1/M इंटू डेल ए बी बाई डेल टी के रूप में लिखते हैं। तो ये जो दर होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है तात्क्षणिक दर होता है और एक होता है औसत दर होता है।
क्योंकि जैसे ही जैसे जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया कभी भी एक ही दर से कभी नहीं चलती है। शुरू जो होता है, जिस समय रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, उस समय रासायनिक अभिक्रिया जो दर होता है, उसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होता है, वो फास्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसकी जो दर होती है वो कम होती जाती है और लास्ट में तो बहुत ही धीरे धीरे हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आप लोगों को कि यूरेनियम है, जब यूरेनियम जो है उसका विघटन होता है तो आरंभ में उसका विघटन बहुत तीव्र गति से चलता है। उसमें नाभिक से लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होते रहता है, कणों का उत्सर्जन होते रहता है। उसके कारण में उसकी सांद्रता जो है वो बहुत धीरे धीरे बहुत फास्ट रूप से क्या होता है उसमें कम होने लगती है। लेकिन एक समय के बाद में उसको जो रासायनिक उसके जो नाभिक होता है वहाँ से अल्फा बीटा गामा कणों का जो निकलने की जो स्पीड होता है बहुत कम हो जाता है और एक रेडियो एक्टिव तत्व को पूर्णतः विघटित होने में अरबों खरबों वर्ष लग जाता है। खरबों वर्ष में वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि उसी यूरेनियम को आधी मात्रा में संपन्न होने में केवल 5760 वर्ष लगता है। आधी मात्रा में संपन्न होने पर 5760 वर्ष लग रहा है, लेकिन पूरा उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में अरबों और खरबों वर्ष लग जाती है। ऐसे जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है उसकी जो दर होती है बहुत ही मंद पड़ती जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो एक नियत वेग से कभी भी संपन्न नहीं होती है। अलग अलग समय में उसकी दर अलग अलग होती है। तो जो अलग अलग समय में उसकी दर होती है वही उसका तात्क्षणिक दर कहलाता है। एक निश्चित समयांतराल में या दिए गए समय में रासायनिक अभिक्रिया की दर जितनी होती है वो उसकी तात्क्षणिक दर होती है, लेकिन पूरे ओवरऑल एक रासायनिक अभिक्रिया को शुरू होकर के अंत होने में जितना समय लगता है उसके हिसाब से उसकी जो स्पीड होती है वो उसका औसत दर कहलाता है। पूरी औसत मतलब ये अलग अलग जो तात्क्षणिक जो रहेगा, अलग अलग तात्क्षणिक दर रहेगा, उन सभी तात्क्षणिक दरों को हम लोग औसत निकालेंगे तो वो दर जो है वो औसत दर कहला जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें ये जो दर होता है वो दो प्रकार का है। एक जो है वो तात्क्षणिक दर होता है और एक जो होता है वो कौन सा दर होता है, इसमें औसत दर होता है। अब हम लोग देखते हैं दर समीकरण, या इसी को नियम जाना जाता है, दर नियम के नाम से भी जाना जाता है। दर समीकरण या दर नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो आप लोगों को जो 11th में जो आपने जो पढ़ा सक्रिय द्रव्यमान का नियम, वही नियम जो है वो दर नियम के नाम से जाना जाता है। तो उसमें आप लोगों ने जाना था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल का समानुपाती होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उस रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के जो सांद्रता होता है, मोलर सांद्रता जो होता है, उस मोलर सांद्रता के गुणनफल का समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो अभी बता रहा था मैं आपको A + B = AB प्रकार की हो रही है। तो इसमें A और B अभिकारक है, तो उसके हिसाब से इनकी रासायनिक अभिक्रिया दर R समानुपाती हो जाएगा A.B। तो यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को अगर मैं इक्वल में बदलूँ तो यहाँ पे एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नियतांक K मैंने लिया वो दर नियतांक कहलाता है, दर स्थिरांक कहलाता है। अब यहाँ पर अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बता रहा था कि बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों को यहाँ पे संतुलित करना पड़ जाता है। जैसे कि इससे पहले वाले में बताया था N1 × A + N2 × B = M × AB बताया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो मोलों की संख्या होता है उसको दर समीकरण में बटे के रूप में प्रदर्शित न करके घात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब अगर रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालूं तो रासायनिक अभिक्रिया दर R बराबर हो जाएगा ये K × A की पावर में हो गया N1 और B की पावर में हो जाएगा N2 हो जाएगा। जो अभिकारक जो होते हैं उसके मोलों की जो संख्या होता है, उसके अणुओं की जो संख्या होती है, उसको बटे के रूप में इसमें न दर्शा करके हम लोग घात के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो K बता रहा था मैं आप लोगों को, जो K जो है वो दर नियतांक कहलाता है या दर स्थिरांक कहलाता है।
अब अगर मैं इन दोनों की सांद्रता को इकाई मान लेता हूँ, यदि A इक्वल टू बी इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ, तो ऐसी स्थिति में R का जो वैल्यू होगा वो K के इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर नियतांक जो होता है वो दर नियतांक रासायनिक अभिक्रिया के उस दर के बराबर होता है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो इकाई होती है। दर स्थिरांक या दर नियतांक रासायनिक अभिक्रिया के उस दर के बराबर में होता है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता जो है वो इकाई होती है। तो अब आगे फिर हम लोग इसमें ये जो दर नियतांक होता है उस दर नियतांक का मात्रक जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दर की मात्रक जानेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये था आप लोगों का दर समीकरण या फिर दर नियम। इसी को आप लोग द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के नाम से भी जानते हो। इसको हम लोग द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से भी जानते हैं, या फिर बताया मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर, आप लोग क्लास 11th में आप लोग इसको देखे थे, इसको सक्रिय द्रव्यमान का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल इसके आगे फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है या जो दर नियतांक होता है उसका मात्रक क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है। थैंक यू।